Assalamu alaikum. Uh, in our previous lectures, we studied about the crystallines, non-crystalline amorphous materials. Now, how to find out the structure of crystals? The basic tools for that is X-ray diffraction, advances transmission electron microscopy, and further advances neutron diffraction techniques. So, X-ray diffraction is like the fingerprints, human fingerprints which doesn't match each other. Humans are identified from thumb impressions. क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को निकालने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्निक्स इस्तेमाल किए जाते हैं. इनमें से जो बेसिक है, जो प्राइमरी टेक्निक है, वो एक्सरे डायफ्रैक्शन है. एक्सरे डायफ्रैक्शन बिल्कुल फिंगरप्रिंट की तरह का किरदार अदा करता है कि हर इंसान की फिंगरप्रिंट एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं और उससे वो पहचाना जाता है. सिमिलरली हर क्रिस्टल का क्या होता है, हर क्रिस्टल का स्ट्रक्चर दूसरे क्रिस्टल से डिफरेंट होता है एंड दे कैन बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ एक्स-रेज डायफ्रैक्शन. बिफोर वी गो to X-ray diffraction, we want to have a little know-how of X-rays. So, X-rays were discovered in 1895 by Röntgen. 1895 में रोंजन ने उसको क्या कर दिए थे, डिस्कवर कर दिए थे. एक्सरे है क्या? X-rays are highly energetic electromagnetic radiations of the order of 1 angstrom. इब्तिदा में उसके नेचर का पता नहीं था, इसलिए उसको एक्सरेज का नाम दे दिया गया. बाद में कहा गया कि ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, और जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं और उसका वेवलेंथ जो है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रम है, ये वेवलेंथ जो है अल्ट्रावायलेट से कम है. ठीक है, अल्ट्रावायलेट से कम है और गेमा रे से ज़्यादा है. मीनिंग दैट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक्सरेज जो हैं अल्ट्रावायलेट और गेमा रेज के दरमियान क्या करते हैं, लाई करते हैं. लाइंग बिटवीन अल्ट्रावायलेट एंड गेमा रेज इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. एक्सरेज को जनरेट करने के दो तरीके हैं. देयर आर टू वेज टू जनरेट एक्सरेज. वन इज व्हेन अ हाईली एनर्जेटिक चार्ज इज बीइंग डिसेलरेटेड, इट लूजेस काइनेटिक एनर्जी and that kinetic energy is being transformed into X-rays. This kinetic energy last appear as X-rays. जितनी लॉस हो गई एनर्जी उतनी ही एनर्जी के क्या होंगे, एक्सरेज जो है वो जनरेट होंगे. तो एक तरीका ये होगा कि हाईली एनर्जेटिक चार्ज को अगर हम किसी तरीके से डिसेलरेट करें, वो इलेक्ट्रॉन हो या पॉजिटिव चार्ज हो या आयन कुछ भी हो, अगर हम उसको डिसेलरेट करें तो क्या करेगा, लेकिन उसकी एनर्जी एक ख़ास लिमिट में हो जो कि आपको रेडिएशन जनरेट करे जो कि ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रम के हो, तो तब जो है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सरेज कहेंगे. देखो, अगर चार्ज स्लो हेड करता है तो हो सकता है कि इंफ्रारेड एमिट करे. अगर चार्ज थोड़ा सा तेज़ हो तो विजिबल एमिट करे. अगर चार्ज उससे तेज़ हो तो अल्ट्रावायलेट हो सकता है कि एमिट करो. और अगर चार्ज की एनर्जी उससे ज़्यादा हो तो ज़्यादा एनर्जी तो वो फिर क्या करेगा, एक्सरेज को क्या करेगा, लॉस करेगा. यानी हर डिसेलरेटिंग चार्ज जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो जनरेट करते हैं लेकिन वो एक्सरेज नहीं होंगे. एक्सरेज के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए कि इतनी एनर्जी हो तो उससे इतनी वेवलेंथ की रेडिएशंस क्या हो, जनरेट हो, तो तब हम कहेंगे कि एक्सरेज जो है वो जनरेट हो गए हैं. सो एक्सरेज आर आइदर जनरेटेड बाय डिसेलरेशन ऑफ हाईली एनर्जेटिक चार्ज इलेक्ट्रॉन आर फ्रॉम इनर्शियल ट्रांजिशन ऑफ कम्प्लेक्स एटम. यानी इनर्शियल ट्रांजिशन कम्प्लेक्स एटम होता है जिसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होती है, वो ज़्यादा होती है, या उसकी शेल्स की तादाद ज़्यादा होती है और उसमें ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसका कम्प्लेक्स होता है. अब हायर से लोअर में एनर्जी आते हैं तो फिर क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप के रेडिएशंस को एमिट करता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सरेज कहते हैं. हर दो शेल्स की एनर्जी डिफरेंस पे डिपेंड करता है. अगर उन दोनों का एनर्जी डिफरेंस इतना है कि वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रम को एमिट करे तो तब हम कहेंगे कि इन दोनों शेल्स की ट्रांजिशन से हमें एक्सरे मिलते हैं. देखो, जब आप ऊपर जाते हैं तो दो शेल्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है. दो शेल्स के दरमियान तो वो हो सकता है कि इंफ्रारेड इमिट करे, हो सकता है कि अल्ट्रावायलेट इमिट करे, हो सकता है कि विजिबल इमिट करे, और ये भी तो हो सकता है कि
चूँकि ऊपर के शेल्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस कम होता है। जो आप इनसाइड शेल्स आते हैं तो उसमें नीचे वाले शेल से अगर इलेक्ट्रॉन को ऊपर उठाना हो तो आपने एनर्जी ज़्यादा देना होगा। इसी तरह अगर आप वो वापस आता है तो उतनी ही एनर्जी दोबारा रिलीज़ करेगा। अगर वो एनर्जी क्या है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रम के करीब है, तो दैट व्हाट वी कॉल एक्स रेज। उसको हम क्या कहते हैं, एक्स रेज। तो एक्स रे को जनरेट करने के दो तरीके आपके पास आ गए, एक डिसेलरेशन ऑफ चार्ज की वजह से हम बताएंगे आपको, और दूसरा जो है इनर्शियल ट्रांजिशन की वजह से। द फार्मर आर कॉल्ड वाइट आर कंटिन्यूस एक्स रेज। जो एक्स रेज डिसेलरेशन ऑफ चार्ज से पैदा होते हैं उन एक्स रेज को हम क्या कहते हैं, उन एक्स रेज को वाइट एक्स रेज या कंटिन्यूस एक्स रेज कहते हैं। और जो दूसरे एक्स रे हैं जो इनर्शियल ट्रांजिशन से पैदा होते हैं उसको कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज कहते हैं। अब जनाब, एक्स रेज यूज्ड फॉर डायफ्रेक्शन पर्पस आर ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक। जो डायफ्रेक्शन पैटर्न के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मोनोक्रोमेटिक होते हैं। a high energetic beam with energy E greater than 30 kilovolt strike a metal target, more often copper। मेटल टारगेट के साथ स्ट्राइक करते हैं, जो कि क्या होता है, कापर होता है। उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती है, तो जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसको क्विकली क्या कर लेते हैं, डिसेलरेट करते हैं। वो ज़्यादा एनर्जी फर्स्ट इम्पैक्ट में क्या करता है, लॉस करता है, तो उससे एक्स रेज की जनरेशन के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना। मोर ऑफन कॉपर आयनाइजेज सम ऑफ कॉपर फर्स्ट या के शेल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस वैकेंसीज, उसमें वैकेंसीज पैदा होती हैं। टू फिल दीज फर्स्ट 1s vacancies, the electrons from 2p or 3p orbital jumps to first s by losing energy in the form of x-rays higher shell से। यानी आपके पास अगर मैं आसान कर लूँ, k l m n शेल हैं, तो अगर एल से के एल एम एन है, अगर एल से आ जाए के में तो वो के एल्फ़ा, और एम से आ जाए के में के बीटा, और इसी तरह जो है के गेमा, मुख्तलिफ अगर मुख्तलिफ से जम करके के में आते हैं तो के एल्फ़ा के बीटा के गीमा कहलाता है। द जंप फ्राम 2p यानी एल शेल इलेक्ट्रॉन टू 1s ऑर्बिटल यानी के एल इसका जनरेट्स के एल्फ़ा करेक्टरिस्टिक, जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1.5418 एंगस्ट्रम होती है, जो कि हम क्या कर लेते हैं, XRD में इस्तेमाल करते हैं। यानी एक्स रे डायफ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। यानी जो आपका एक्स रे मशीन होता है उसमें जो वेव इस्तेमाल होते हैं या रेज़ इस्तेमाल होते हैं, एक्स रेज़, वो इस वेवलेंथ के लगभग होते हैं। इस वेवलेंथ के क्या होते हैं, लगभग होते हैं। सो ये आपके पास क्या है कि के एल्फ़ा एक्स रेज़ की जो आपके पास है वेवलेंथ वो 1.418 है। और जंप फ्रॉम 3p यानी एम शेल से अगर के में आ जाएँ तो ये के बीटा कहलाएंगे। अगर ये के बीटा की एनर्जी के एल्फ़ा से ज़्यादा होगी, बिकॉज अगर पत्थर को यहाँ से गिराओगे तो कम एनर्जी देगा, अगर ऊपर से गिराओगे तो ज़्यादा एनर्जी देगा। इसी में अगर उससे ऊपर से गिराओगे तो और ज़्यादा। इसी तरह के एल्फ़ा के बीटा के गेमा रेडिएशन जो हैं वो एमिट होते हैं। सिंस द ट्रांजिशन हैज़ a trivial diverse energies for two possible spin state of 2p electron, which makes the transition relative to spin of 1s vacant orbital k alpha exist in doublet k alpha 1 and k alpha 2। तो हमारे पास जो मशीन होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, वो के अल्फ़ा 2 को हम क्या करते हैं, इससे स्ट्रिप करते हैं, इससे क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं के अल्फ़ा। तो के अल्फ़ा 1 आर यूजुअली यूज्ड इन X-ray machine where K alpha 2 are being stripped out with the help of the software। K alpha 2 on right half of the, ये देखो डायफ्रेक्शन के राइट हाफ पे होते हैं, पीक डायफ्रेक्शन पीक होता है वो राइट हाफ पे होते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिप क्या कर लेते हैं, स्ट्रिप कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दी, ठीक है ना। और निकल फाइल फिल्टर जो होता है वो यूज़ होता है कि बीटा को एलिमिनेट करने के लिए टू ऑब्टेन मोनोक्रोमेटिक के अल्फ़ा एक्स रेज फॉर डायफ्रेक्शन। क्योंकि डायफ्रेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, के अल्फ़ा रेडिएशन चाहिए, के अल्फ़ा रेडिएशंस चाहिए। ये देखो आपके पास क्या है, इनर्शियल ट्रांजिशन है। अगर के में इससे जम करके एल से जम करके के में आता है तो के अल्फ़ा, एम से जम करके आता है तो के बीटा, एन से जम करके आता है तो के गेमा रेडिएशंस जो हैं वो एमिट होते हैं। यू सी हेयर दैट इज़ के बीटा, सी द कर्सर, दिस इज़ के बीटा एंड दिस इज़ के अल्फ़ा। के बीटा is more energetic because its wavelength is smaller
compared to K alpha, which is less energetic. But you know, this is the intensity, this is the intensity, and this is the wavelength. The horizontal line gives you a wavelength and the vertical gives you the intensity. The intensity of K alpha is higher than K beta because अगर आपने K शेल में वैकेंसी जनरेट की, इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, तो इलेक्ट्रॉन के निकालने के बाद क्या होगा, जब उसको फिल करें तो मोस्ट प्रोबेबल, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि एल शेल से या एम शेल से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि एल से जम करके क्या आ जाए, के में आ जाए। कम प्रोबेबिलिटी है कि एम या एन या ऊपर वाले शेल से के शेल को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन आ जाए। अगर के शेल में वैकेंसी जनरेट हो गई है तो उसको फिल करने के लिए सबसे पहला हक नेबर का होता है। नेचुरल बात है कि सबसे पहला हक क्या नेबर तो हो क्या कहता है कि एल वाला फ़ौरन उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है ताकि वो स्टेबल हो जाए, ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी चूँकि ये होता है कि अगर के शेल के अंदर वैकेंसीज जनरेट होती हैं तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये होती है कि एल से जम करके के में आ जाएँ रादर देन एम आर एन आ जाए। तो इसीलिए इंटेंसिटी का मतलब तादाद, यानी एनर्जी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अल्फ़ा फ़र्ज़ करें 10 एमिट होंगे तो उसी दौरान 2 बीटा एमिट होंगे, तो इसका ये मतलब है कि के अल्फ़ा की इंटेंसिटी क्या होगी, हायर होगी, और के बीटा की इंटेंसिटी और के गेमा कहीं इधर होंगे, बीटा से भी इस तरफ होंगे, बिकॉज के में के गेमा आर मोर एनर्जेटिक और उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ना होने के बराबर है। सो दैट इज़ द इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ, एंड हेयर यू सी दैट दिस इज के अल्फ़ा व्हेन जंप फ्रॉम एल टू के, व्हेन जंप फ्रॉम एम टू के बीटा एंड सो ऑन एंड सो फार। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, इधर इस के अल्फ़ा के साथ एक और छोटा सा पीक होता है जिसको के ये के अल्फ़ा 1 है, तो दूसरा उसका क्या होता है के अल्फ़ा 2 होता है, और के अल्फ़ा 2 को स्टेप करने के लिए आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो ज़रा इसको देख लो, ये देखो यहाँ पर जो है रॉन्जन ट्यूब इसको कहते हैं, रॉन्जन मेथड, रॉन्जन टेक्निक्स। ये देखो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, यहाँ पर होता है फिलामेंट, ये देखो आपके पास जो है तो ये आपके पास ट्रांसफार्मर है, फिलामेंट को बिजली सप्लाई करता है और उसकी वोल्टेज क्या होती है, कम होती हैं, ये देखो 110 वोल्ट के करीब होती हैं। ये फिलामेंट हीट अप होता है, और जब हीट अप होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एमिट करता है, और हीट से इलेक्ट्रॉन एमिट हो तो उसको थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। बाज़ ऐसे भी होते हैं जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो उससे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, फील्ड एमिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फील्ड एमिशन कहते हैं। देखो ये टारगेट होता है जो कि यूजुअली कापर का होता है, और टारगेट जो होता है हाई जेड का होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा डीएसेलरेट अगर करेगा तो क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन ही डीएसेलरेट करेगा। दुश्मन के सामने दुश्मन हो तो तब जो है उसको रोकने की में मदद, स्ट्रांग दुश्मन हो, स्ट्रांग दुश्मन के साथ स्ट्रांग दुश्मन हो तो उसको रोकने में ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो टारगेट वाले इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करने की कोशिश, जो ही उसके साथ टकराएंगे तो फर्स्ट इम्पैक्ट में एनर्जी को लॉस करेगा। दैट एनर्जी विल अपीयर एज द एनर्जी ऑफ द एक्स रेज। अच्छा जी, ये जब इलेक्ट्रॉन एमिट करता है तो यहाँ पर हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, हाई वोल्टेज 30 किलो ये वोल्ट से लेकर, यानी मतलब कि ज़्यादा वो होता है, हाई वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ होकर जाते हैं, इधर इसके साथ टकराते हैं। अगर ये डीसी है तो एक्स रेज कंटिन्यूसली जनरेट होंगे, लेकिन अगर ईसी है तो पॉजिटिव साइकिल में आपके पास एक्स रेज जनरेट नहीं होंगे, नेगेटिव साइकिल में। यानी क्या मतलब है, अगर फिलामेंट वाला साइड पॉजिटिव होता जाएगा और टारगेट वाला नेगेटिव होता जाएगा, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं तो फिलामेंट साइड अगर पॉजिटिव होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ेगा, और ये टारगेट अगर नेगेटिव हो जाता है तो वो भी उसको रिपेल करेगा, वो भी नहीं छोड़ेगा। फिर क्या हो जाता है, अब जब उल्टा हो जाता है नेगेटिव साइकिल, मतलब है कि फिलामेंट नेगेटिव हो जाता है और टारगेट पॉजिटिव हो जाता है, तो फिलामेंट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, ये जाएंगे, इसको फिलामेंट रिपेल करेगा और टारगेट उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और टकराने के बाद क्या हो जाएंगे, आपके पास क्या देंगे, एक्स रेज जनरेट करके दे देंगे। सो इन केस ऑफ एसी, X-rays are generated in the positive half cycle, negative half cycle. In the positive cycle, there no X-rays are being generated. चूँकि DC महंगी है तो हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, EC को इस्तेमाल करते, चूँकि उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो they are emitting X-rays with a quick succession. So this is what we call, this is how X-rays are being generated. अब हम देखते हैं, आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसमें आपको एक्स रेज के
ट्यूब के बारे में और जनरेशन के बारे में आपको पता चल जाएगी कि हाउ दे आर बीइंग जनरेटेड। ये ज़रा देख लो, मुलाहिजा कीजिए इसको। Production of X-rays. The lab setup shown here was designed by Coolidge, and hence it is called Coolidge tube. It contains a highly evacuated glass bulb containing a cathode, which is a tungsten filament, and anode, which is a target made up of metal of high atomic weight. The pressure inside the bulb is maintained at 10 to the power of -6 millimeters mercury. When the cathode is heated by passing a current through it from a low-tension battery, it emits cathode rays. These rays are nothing but electrons. The filament is surrounded by a molybdenum cylinder, which is kept at a negative potential to the filament. This repels the electrons further, and hence the electrons form a fine pencil beam at the center of the cylinder. This pencil beam is also accelerated by the cylinder towards the target. The target is made up of a copper block in which a piece of tungsten or molybdenum is fixed. High thermal conductivity is used to carry away the heat generated to the cooling setup. Here we use copper, which is a good conductor of heat and can take the heat away from the molybdenum metal towards the water cooling system. The target is also tilted at an angle of 45 degrees, causing the electrons to hit at an angle. This will produce the X-rays almost perpendicular to the electron beam. A very high potential of 20 kV is applied between the source and the target. Due to the high potential difference, the electrons are accelerated towards the anode and it hits the metal. When it hits, the kinetic energy is transferred to produce X-rays. The intensity of the X-rays depends on the number of electrons striking the metal target. So, if we can increase the rate of electrons emitted by the filament by increasing the current flowing through the filament, then we can increase the intensity of the X-rays. तो आपने ये देखा कि ये जो एक चीज़ मैं आपको करेक्ट करके दे दूं, इसकी करेक्शन ये है कि बेसिकली हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन को डीएसेलरेट करने के लिए हम हाई जेड टारगेट इस्तेमाल करते हैं, और वो हाई जेड टारगेट जो है वो यूजुअली जो होता है वो टंगस्टन का होता है, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को ये क्विकली डीसेलरेट करेगा। जब ये टंगस्टन टारगेट गर्म होगा तो कॉपर को एज ए हीट कंडक्टर इस्तेमाल किया जाता है। वो हीट को क्या करता है, कंडक्ट, और फिर बाद में आपको कूलिंग वो लगा होता है जिसको आप कूल करते हैं। आपने सारा इस वीडियो में जो है आपको देख लिया। अब ये तो आपने क्या कर दिया, ये कि हाउ एक्स-रेज आर बीइंग जनरेटेड फ्रॉम डीसेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल when a highly accelerating charge particle strikes a target, they loses its kinetic energy on first impact, and that kinetic energy appear as X-rays, तो ये kinetic energy जो है appear होती है as X-rays। अब जनाब डायफ्रैक्शन क्या होती है, थोड़ा सा उस पर हाईलाइट करते हैं। डायफ्रैक्शन is the superposition of two or more waves that either result in maxima or minima। आपने पहले पढ़ा हुआ है डायफ्रैक्शन, जिस तरह दो बंदे आपस में मिल जाते हैं, हैंड शेक कर लेते हैं, हक कर लेते हैं, तो हैंड शेक और हक का मतलब है कि ये कंस्ट्रक्टिव है। अगर एक बंदा कहता है कि यहाँ कुआं कूदना चाहिए और दूसरा भी कहता है कि हाँ यहाँ तो कुआं कूदना चाहिए, तो क्या होगा, इफ़ेक्ट अच्छा होगा, कुआं कूदा जाएगा, तो उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस कहते हैं। और अगर एक बंदा कहता है कि कुआं कूदे, दूसरा कहता है नहीं कूदे, तो लड़ाई वाली बात आ जाएगी, तो जगह उसी तरह रह जाएगी, तो कुआं नहीं कूदा जाएगा। दैट इज़ व्हाट वी कॉल डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। इसी तरह जब वेव्स किसी जगह पे मिलते हैं तो उनकी मुलाकात अगर अच्छाई की सूरत में हो, एक दूसरे के असर को बढ़ा दे, इफ़ेक्ट को बढ़ा दे, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्या कहते हैं, इंटरफियरेंस कहते हैं। और आपको हाई इंटेंसिटी का वो मिलेगा। अगर वो दो वेव्स आपस में मिले और उसका रिजल्ट क्या हो, डिस्ट्रक्टिव हो, मिनिमा देगा, तो आपको इंटेंसिटी ज़ीरो इंटेंसिटी। इफ़ the waves are in phase, intense beam is obtained, and if the waves are out of phase, a zero intensity beam is obtained। is जिस तरह आपको ये दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई दे रहा है
ये कंस्ट्रक्ट, ये देखो ये दोनों वेव क्रिस्ट पे आ रहे हैं और ट्रफ पे आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अगर इसका एम्पलीट्यूड है, इसका एम्पलीट्यूड है, तो जो रिजल्टेंट वेव है इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये 2a, ये भी -2a हो जाएगा, ये +2a हो जाएगा। यानी जब क्रिस्ट पे आता है, ट्रफ पे आता है, तो उसकी मुलाकात से जो वेव बनती रिजल्टेंट वेव, उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। और अगर आप देखें एक वेव का क्रिस्ट दूसरे के ट्रफ से मिले, देखो दिस इज़ अ क्रिस्ट एंड दिस इज़ अ ट्रफ, ये मिले तो इन दोनों से आपके पास क्या मिलता है, इन दोनों से आपके पास जो रिज़ल्ट आता है वो ये होता है, ज़ीरो रिज़ल्ट आता है। क्या आता है, ज़ीरो रिज़ल्ट आता है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ ज़ीरो रिज़ल्ट। यानी ये देखा आपने कि क्रिस्ट पे आ रहे हैं, देख रहे हो, और ये देखो क्रिस्ट ट्रफ पे आ रहे हैं, तो ये जो आपके पास ग्रीन और रेड मिल जाते हैं तो उससे क्या आता है, ज़ीरो इंटेंसिटी की, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। सो टू टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इन क्रिस्टलोग्राफी, एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न इज़ वन ऑफ द पावरफुल टेक्निक्स for the phase identification of minerals, ceramics, chemical compounds, engineering materials and identification of the structure of the known materials. एक्सरेज आपको बहुत सी चीज़ें बताती हैं। आपकी गाड़ियाँ बहुत बार पेंट हो चुकी हैं तो वो भी आपको अगर आप एक्सरे कर लेंगे तो हाउ मच टाइम, और पेंट में कोई इधर उधर की ख़राबी वगैरह है तो वो भी बता सकती हैं। इसी तरह कोई मटेरियल बना हुआ है, एक्सरे कर लेते हैं तो इसके अंदर पत्थर वगैरह तो नहीं है, इसके अंदर कोई और चीज़ मौजूद नहीं है, इम्परफेक्शन वगैरह तो नहीं है, तो एक्सरे उसको रिवील करके दे देती हैं। आपकी हड्डी टूट जाती है तो एक्सरे आपको बताती हैं विदाउट सर्जरी, फिर डॉक्टर उसका क्या करते हैं, इलाज कर लेते हैं। देखो फ्रॉम XRD पैटर्न, हर जो क्रिस्टल्स होता है उसका पर्टिकुलर पैटर्न होता है, एमार्फस वगैरह का नहीं होता। So from XRD pattern, interplanar spacing, Miller indices, theoretical density, crystal size and shape can be determined. XRD पैटर्न, एक्स-रे डायफ्रैक्शन पैटर्न से आपके पास क्या होता है, प्लेनर स्पेसिंग यानी ABC, मेलर इंडिसेस, और theoretical डेंसिटी जो होती हैं, क्रिस्टल साइज एंड शेप कैन बी डिटरमाइंड कि ये क्यूबिक हैं, क्या है, ये सब जो है वो डिटरमाइंड होते हैं। और Bragg's law is used to find interplanar distances and Miller indices from the X-ray diffraction pattern of a sample। हम Bragg's law को इस्तेमाल करते हैं। अब देखो Bragg's law आपके पास क्या है, Bragg's law ये है का secondary beam of X-rays are generated when the X-rays hit the sample। जब एक्सरे सैंपल को हिट करता है तो सैंपल उसको ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करने के बाद फिर उसको एमिट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी बीम ऑफ एक्सरेज कहते हैं। सो द सेकेंडरी बीम इज रिलेटेड टू इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन द क्रिस्टल पाउडर अकॉर्डिंग टू ब्रेग्स इक्वेशन फॉर मैक्सिमा विच इज, देखो ब्रेग्स इक्वेशन फॉर मैक्सिमा क्या है आपके पास, ये देखो ब्रेग्स इक्वेशन जो है मैक्सिमा के लिए इन लेमडा आपके पास किस चीज़ के बराबर है, इन लेमडा इज इक्वल टू क्या है, इन लेमडा 2d साइन थीटा, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। इन लेमडा क्या है, 2d साइन थीटा के बराबर है। इन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन फॉर कंस्ट्रक्टिव, जबकि इन क्या है 1 2 3 4 5, 2d साइन थीटा क्या है, ये पाथ डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू ब्रेग्स। और अगर ये लेमडा के बराबर है 2 लेमडा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ है तो आपके पास मैक्सिमम इंटेंसिटी की वेव मिलेंगे। क्या मिलेंगे, मैक्सिमम इंटेंसिटी के क्या मिलेंगे, वेव मिलेंगे। तो ये हैं आपके पास ब्रेग्स लॉ फॉर XRD पैटर्न। n इज इक्वल टू 1 हो, n अगर 1 के बराबर है तो क्या होगा, ब्रेग्स लॉ कैन बी रिटन एज लेमडा इज इक्वल टू h के l जो है आपको मालूम है वो मेलर इंडिसेस के लिए h के l। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा क्या कि साइन थीटा इससे आ जाएगा आपके पास, ये देख रहे हो कि साइन थीटा किस के बराबर आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई 2d h के l, यानी इस फार्मूले से आपने निकाल दिया, साइन थीटा को निकाल दिया। सो दैट इज़ फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए होता है, या डायफ्रैक्शन आप देखो, ये देखो जबकि इन क्या है, इन इज़ इन इंटीजर, आपने पढ़ा हुआ है कि डायफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस तब होगी अगर दो वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस क्या हो, या लेमडा हो, या 2 लेमडा हो, या 3 लेमडा हो, या 4 लेमडा हो, तब होगी। लेमडा जो है इज़ द वेवलेंथ, लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज, एक्सरे की है। डी क्या है, डी इंटर एटॉमिक स्पेसिंग या इंटरप्लेनर स्पेसिंग है जनरेटेड बाय द डायफ्रैक्शन। एंड थीटा क्या होता है, थीटा इज़ द
डायफ्रेक्शन एंगल, डायफ्रेक्शन क्या होता है, लाइट जब किसी चीज़ पे पास करती है तो बेंड करती है, कितने एंगल से बेंड करती है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल डायफ्रेक्शन एंगल। लेमडा एंड डी ये क्या कहलाते हैं, बोथ आर यूजुअली मेजर्ड इन एंगस्ट्रम्स। एंगस्ट्रम चूंकि छोटी होती है एंगस्ट्रम में मेजर होती है। ये देख रहे हो, ये एक्सरे आ रहे हैं, एक्सरे आ रहे हैं, ये देखो ये एक्सरे आ रहे हैं, इधर आई, ये वाली टॉप लेयर से रिफ्लेक्ट होकर इधर गई, और ये वाली दूसरी वाली रे आई दूसरे वाले लेयर से रिफ्लेक्ट होकर गई। ये देखो ये एटम्स है, ये क्रिस्टल्स है, क्रिस्टल के अंदर अरेंजमेंट है, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, और ये इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है या इंटर प्लेनर स्पेसिंग है। तो ये किसके बराबर है, ये डी के बराबर है, क्या है, डी एच के एल के बराबर है, किसके बराबर है, डी एच के एल के बराबर है। अब ज़रा देख लो, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं तो ये देखो ये थीटा है, ये थीटा का अपोजिट साइड है, और ये क्या है, ये डी है, क्या है, डी है। तो अगर आप देखें साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा ये होगा परपेंडिकुलर, थीटा का अपोजिट है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, डिवाइडेड बाय बेस। तो इस क्यों बाई डी आ जाएगा, इस क्यों बाई डी आ जाएगा। इसी तरह ये वाला पाथ डिफरेंस आप देख रहे हो, रास्ते का फ़र्क, एक रे इधर से आई यूँ चली गई, एक रे इधर से, अब पाथ डिफरेंस क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस क्यों और क्यों की, दैट इज़ द टोटल, यानी ये दूसरी रे इस क्यों प्लस क्यू टी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं पहले रे से। ये पहले रे से जो कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, पहले रे से ये रे नंबर 2 इस क्यू प्लस क्यू टी जो है वो ज़्यादा। तो अब हमने इस क्यू को निकालना है, तो आपने पहले इसके लिए ये वाला ट्राइंगल लेना है, और क्यू टी को निकालना है तो ये वाला ट्राइंगल निकालना है। फ्रॉम द रिलेशन इट इज़ एविडेंट दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा इंक्रीजेज द इंटरप्लेनर स्पेसिंग डिक्रीजेज। जो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती हैं, द इंटरप्लेनर जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती हैं। द इंटरप्लेनर स्पेसिंग कैन बी फाउंड फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से मालूम की जाती है। फाइंड साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू फॉर डिफरेंट पीक्स, डिफरेंट पीक्स के लिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मालूम करो, एंड देन डिवाइड ऑल ऑफ देम बाय मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तमाम की वैल्यूज़ को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, टू गेट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आपने क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को निकालना है पीक से, और उसका अपना तरीका है, एंड देन डिवाइड ऑल ऑफ देम बाय द मिनिमम वैल्यू ऑफ, जो इनमें से मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम का है, मिनिमम वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा का, मिनिमम वैल्यू है थीटा एम का मिनिमम, उस पर सबको डिवाइड कर लो ताकि आपके पास क्या जाए एच, फिर आप क्या करें, एच स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर निकाल दो, क्या निकाल दो, एच स्क्वायर फॉर सिंपल क्यूबिक सिस्टम। ये देखो आपको मैंने ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 8, सिंपल क्यूबिक के लिए ये है। अगर ये देखो ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर से या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4, तो ये सिंपल क्यूबिक का वो है। फॉर बॉडी सेंटर के लिए क्या आएगा, ये एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये जो पीक से वैल्यू निकाल देगा 2 4 6 आ रहे हैं, तो समझ लो कि ये बॉडी सेंटर है। फॉर फेस सेंटर जो है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3 4 8 11 ऑल इवन आर आड एच के एल, ठीक है ना, तमाम तमाम इवन आर, तमाम आठ जो है एच के एल वैल्यूज़ जो होते हैं, 3 है 4 है 8 है 11 है वगैरह, इस तरह के जो वैल्यूज़ हैं वो है। अब डी स्पेसिंग के निकालने के लिए, डी स्पेसिंग को किस तरह निकाला जाता है, क्यूबिक सिस्टम के लिए आपने डी स्पेसिंग 1 बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू आपने निकालना है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ये निकालना है। टेट्रागनल सिस्टम के लिए आपने डी स्क्वायर को किस तरह निकालना है, ये निकालना है कि 1 बाई डी स्क्वायर एच के एल एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर टेट्रागनल के लिए, और प्लस क्या होगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, क्योंकि टेट्रागनल के लिए ए और बी बराबर होते हैं और सी जो होता है वो डिफरेंट होता है, वेयर ए एंड सी आर लेटेस्ट पैरामीटर, ए और सी क्या हैं, ये लेटेस्ट पैरामीटर है। तो ये फार्मूला है, सिर्फ आपको ये निकालना है, तो आप जाएं, आपको मैंने बुक्स ऑलरेडी रिकमेंड की हुई हैं, उसमें जाए डिटेल से कि किस तरह ये फाइंड। हेक्सागोनल सिस्टम के लिए ये तरीका है कि एच स्क्वायर प्लस एच के प्लस एल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये निकालना है। फॉर ऑर्थोरम्बिक सिस्टम, you see for orthorhombic system 1 by d square
h square KL d square h KL, ये है h square by a square plus k square by b square plus l square by c square। अर्थोरंबे के लिए all are different, a and b are c, ये आपने पढ़ा हुआ है क्रिस्टल सिस्टम में। तो ये है, इसको निकाला किस तरह जाता है, हाउ यू फाइंड इट, तो उसके निकालने के तरीके जो हैं आपको बुक मैंने रिकमेंड की हैं, गो फॉर दैट एंड हाउ द कैलकुलेशंस कम्स आउट टू बी, ये कैसे आते हैं, दैट इज़ योर होम टास्क एंड दैट इज़ योर आस्क। सो द विड्थ ऑफ द XRD पीक्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय शेरर्स फार्मूला। ये जो आपको जो है जब भी आप रिसर्च करते हैं तो इन तमाम चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। शेरर फार्मूला ये हैं, ये आप देख रहे हैं कि लेमडा बाई टी कास थीटा, और जबकि टी क्या है, टी जो है इज़ द साइज़ ऑफ द सेल आर ग्रेन, थिकनेस, साइज़, लेमडा वेवलेंथ है। द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे पीक्स डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर फैक्टर। ये देखो, ये स्ट्रक्चर फैक्टर भी आपने स्टडी करना है, ये आपकी रिसर्च में काम आएगा जब आप एमफिल और PhD में आएंगे, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। स्ट्रक्चर फैक्टर विच इज़ अ फंक्शन ऑफ स्कैटरिंग फैक्टर एंड पोजीशन ऑफ एटम, कि स्कैटरिंग कैसे होती हैं, पोजीशन ऑफ द एटम्स कैसी हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ FHKL इज़ गिवन बाई, FHKL क्या देता है, स्ट्रक्चर देता है, द स्ट्रक्चर फैक्टर, द स्ट्रक्चर फैक्टर FHKL जो है उसके लिए आपके पास ये फार्मूला है, FI स्क्वायर 2 पाई I HXI प्लस KYI प्लस LZI, ये जो है आपके पास फार्मूला है। द वेयर FI इज़ एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर ऑफ एन एटम I, कोई भी एटम हो इसका एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर जो है वो क्या है, वो आपके पास FI है, क्या है, और ये I एटम का है। और FI क्या है, एम्पलीट्यूड स्कैटर्ड बाई एटम पर एम्पलीट्यूड स्कैटर्ड बाई अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी एम्पलीट्यूड स्कैटर्ड बाई एटम, द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड स्कैटर्ड बाई एटम टू द एम्पलीट्यूड स्कैटर्ड बाई सिंगल इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है, FI जो है इज़ अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ द स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर, FI इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर के बराबर होता है। द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्ट्रक्चर फैक्टर, जो स्ट्रक्चर फैक्टर है ये देखो FHKL, इसका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्ट्रक्चर फैक्टर है। अब ये किस तरह मालूम की जाती है, ये आप लोगों का थोड़ा काम है, मैंने आपको बहुत ज़्यादा उस पर तका दिया। तो अब हम आते हैं, इंटेंसिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ फेजेस प्रेजेंट इन द सैम्पल। सैम्पल के अंदर डिफरेंट फेजेस होते हैं, फ़र्ज़ करें बेरियम है, टाइटेनिया है, फ़लाना है, और उसके बेरियम टाइटेनेट के अंदर कोई और चीज़ मौजूद है, तो दे आर कॉल्ड सेकेंडरी फेजेस। उसकी वजह से एक्सरेज की जो पीक है, इंटेंसिटी पीक है, उस पे उसका असर जो है वो क्या होता है, पड़ता है। दिस इज़ द XRD पैटर्न विच I got in my research for my first paper, the effect of calcium addition on the properties of barium titanate and sodium bismuth titanate. So I got different for different sample. This is only for when there was no addition into it. This is 0.1%, 0.12%. However, you don't know about that research, but I'm just going to tell you about the peaks. You see, these are the small peaks. These are the small peaks. These are 100 peaks. I have told you about the Miller indices. This is 100 peak. This is 110 peak, and this is 111 peak. This is the lower one is 002, and the top one is 200, 210, or 112. This comes from the calculation of the software. So this is how the XRD pattern can be obtained with the help of the XRD machines. So this is a broad view of the few peaks. So I just wanted to show you how you can identify, and for the calculation of these peaks you are using a different type of softwares. So this is what type of diffraction pattern we obtain from the crystals, which we obtain from the crystal using X-ray diffraction machine.